संजय का परिवार एक गांव में रहता था, लेकिन उसके पिता मदन मोहन रिटायरमेंट के बाद दूसरे गांव में अकेले ही रहते थे। पिता और पुत्र अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। मदन मोहन के पड़ोस में रहने वाले विजय ने संजय को फोन करके बताया, आपके पिता के कमरे का कल सुबह से ताला बंद है। उनके कमरे से तेज बदबू आ रही है। विजय की बात सुनकर संजय को पिता की चिंता हुई। उन्होंने उसी समय पिता का नंबर मिलाया तो उनका फोन स्विच ऑफ मिला। फोन बंद मिलने पर उनकी चिंता और बढ़ गई। इसके बाद वह ब्लॉक स्थित अपने पिता के तीसरी मंजिल स्थित कमरे पर पहुंच गए। संजय को भी पिता के कमरे से तेज दुर्गंध आती महसूस हुई। उसके मन में तरह तरह की आशंकाएं आने लगीं। कहीं उनके साथ कोई अनहोनी तो नहीं घट गई। यह सोचकर उसने अपने मोबाइल फोन से दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम को फोन करके पिता के बंद कमरे से आ रही बदबू की सूचना दे दी। यह क्षेत्र थाना भजनपुरा के अंतर्गत आता था, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम से यह सूचना थाना भजनपुरा को प्रेषित कर दी गई। जैसे ही वह सी ब्लॉक स्थित मकान नंबर 412 की तीसरी मंजिल पर पहुंचे, वहां बालकनी पर कुछ लोगों की भीड़ लगी दिखाई दी। उन्हीं के बीच संजय परेशान हालत में मिला। कुमार को अपना परिचय देते हुए संजय ने बताया, सर, मैंने ही पीसीआर को फोन किया था। जिस कमरे से बदबू आ रही थी उसके बाहर ताला लगा था। इससे उन्होंने सहज ही अनुमान लगा लिया कि जरूर कोई अप्रिय घटना घटी है, इसलिए उन्होंने इसकी जानकारी थाना प्रभारी को दे दी। कुछ ही देर में थाना प्रभारी अन्य स्टाफ के साथ वहां आ पहुंचे। ये आयुर्वेदिक कैप्सूल शक्ति किंग आपको देता है गजब की शक्ति, बढ़ाता है वजन और बनाता है आपकी एक अच्छी सेहत। देखते ही देखते पिच के गाल भी फूलने लगते हैं। इसे खरीदने के लिए अभी दिए गए नंबर पर कॉल करें। इसे आप अमेज़न से भी ऑर्डर कर सकते हैं। कमरे के बाहर लटके ताले की चाबी संजय के पास नहीं थी, इसलिए पुलिस ने ताला तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही दुर्गंध का झोंका आया। पुलिस कमरे में दाखिल हुई तो पूरब दिशा की ओर की दीवार से सटे दीवान के अंदर एक अधेड़ आदमी की सड़ी गली लाश एक कार्टून में बंद मिली। लाश देखकर संजय रोने लगा, क्योंकि वह लाश उसके पिता मदन मोहन की थी। कुमार ने मौके पर क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी बुला लिया। क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम का काम निपट गया तो पुलिस लाश का निरीक्षण करने लगी। मृतक के सिर के पीछे चोट का गहरा निशान था। दीवान के बॉक्स में और उसके नीचे कमरे के फर्श पर खून फैला था जो सूख चुका था। इससे अनुमान लगाया कि यह हत्या 2 से 3 दिन पहले की गई थी। कमरे में मौजूद सारा सामान अपनी जगह मौजूद था। इससे इस बात की पुष्टि हो गई कि हत्यारे का मकसद लूटपाट नहीं था। हत्या क्यों की गई यह जांच के बाद ही पता चल सकता था। पुलिस ने मौके की जरूरी कार्रवाई निपटाने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इसके बाद थाने आकर अज्ञात हत्यारों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस मामले की जांच अतिरिक्त थाना प्रभारी को सौंपी। इंस्पेक्टर ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए संभावित सुराग की तलाश में दोबारा घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने मृतक के बेटे संजय और वहां रहने वाले पड़ोसियों से काफी देर तक पूछताछ की। पड़ोसी विजय ने बताया कि उन्होंने आखिरी बार मदन मोहन वर्मा को 20 जुलाई की रात 10:30 बजे कमरे के बाहर देखा था। संजय ने उन्हें बताया था कि उसके पिता शुरू से ही अलग मिजाज के व्यक्ति थे। घर के लोगों में वह ज्यादा रुचि नहीं लेते थे। रिटायरमेंट के बाद बेटे और बहुओं के होते हुए भी वह यहाँ गांव में अलग रहते थे। उनकी देखभाल करने नौकरानी चंपा आती थी। वह घर की साफ सफाई, खाना बनाने के साथ उनके कपड़े भी धोती थी। नौकरानी चंपा का जिक्र आते ही इंस्पेक्टर राजीव रंजन उसमें रुचि लेने लगे। उन्होंने विजय को थाने में बुलाकर पुनः पूछताछ की। उन्होंने नौकरानी के स्वभाव और उसके मदन मोहन के यहाँ आने और घर जाने के समय के बारे में पूछा। विजय ने बताया कि चंपा मदन मोहन के काफी करीब थी। जिस दिन से उनके दरवाजे के बाहर ताला लगा था, पिछली रात को नौकरानी चंपा के जवान बेटे प्रेमनाथ को एक अन्य लड़के के साथ मकान के नीचे टहलते देखा था। इंस्पेक्टर राजीव रंजन विजय से चंपा का पता हासिल कर वह करावल नगर स्थित उसके घर पहुंच गए।
चंपा और उसका पति कल्लन घर पर ही मिल गए। इंस्पेक्टर ने चंपा से पूछताछ की तो उसने बताया, कल सुबह मदन मोहन वर्मा के यहाँ काम करने गई थी, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद होने के कारण लौट आई थी। उस वक्त चंपा का बेटा प्रेमनाथ घर पर मौजूद नहीं था। राजीव रंजन चंपा से उसके बेटे का मोबाइल नंबर लेकर थाने आ गए। अगले दिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो पता चला कि मदन मोहन का पहले गला घोंटा गया था, उसके बाद में सिर पर घातक चोट पहुंचाई गई थी। इससे इंस्पेक्टर सोचने लगे कि ऐसी क्रूर हरकत तो कोई दुश्मन ही कर सकता है। यह दुश्मन कौन हो सकता है? जांच में पुलिस को पता चला था कि सरकारी नौकरी के रिटायर होने के बाद का सारा पैसा मदन मोहन के बैंक अकाउंट में जमा था। वह किसी से पैसा न तो उधार लेते थे और न ही किसी को देते थे, और तो और बेटों को भी उन्होंने उसमें से कोई रकम नहीं दी थी। राजीव ने चंपा के बेटे प्रेमनाथ का नंबर मिलाया तो वह स्विच्ड ऑफ मिला। इससे उन्हें उस पर शक हुआ। उसका नंबर सर्विलांस पर लगाने और कॉल डिटेल्स रिपोर्ट निकलवाने पर पता चला कि घटना वाली रात उसके फोन की लोकेशन उसी इलाके की थी जहां मदन मोहन वर्मा रहते थे। प्रेमनाथ के बारे में गुप्त रूप से पता किया गया तो जानकारी मिली कि वह नशेड़ी होने के साथ साथ एक बार जेल भी जा चुका था। थाने की एक पुलिस टीम प्रेमनाथ की तलाश में भेजी गई। पुलिस टीम वहां पहुंची तो खबर मिली कि प्रेमनाथ दूसरे गांव चला गया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर प्रेमनाथ को हिरासत में ले लिया। थाने में जब उससे सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार कर लिया कि उसी ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर मदन मोहन की हत्या की थी। उसने हत्या की जो वजह बताई वह इस प्रकार थी। उनकी मौत के बाद मदन मोहन वर्मा ने घरेलू कामकाज के लिए नौकरानी चंपा को 9,000 रुपए वेतन पर रख लिया। गोरे रंग और भरे बदन की चंपा की उम्र करीब 35 साल थी। वह सुबह 9 बजे उनके घर आती और सारा काम निपटाकर शाम को अपने घर चली जाती। चंपा के काम से घर के सारे सदस्य संतुष्ट थे। कभी कभार चंपा को रुपए पैसों की जरूरत होती तो मनमोहन उसकी मदद कर देते थे। बाद में वह चंपा पर कुछ ज्यादा ही मेहरबान हो गए। वह उससे कुछ ज्यादा ही हमदर्दी जताने लगे। चंपा भी अपने मालिक के दयालु स्वभाव से खुश थी। जिस दिन मदन मोहन ऑफिस से जल्दी घर आ जाते या उनकी छुट्टी होती तो चंपा बहुत खुश रहती। वह पूरे दिन उनके आसपास ही मंडराती रहती। घर के सदस्यों को चंपा की ये हरकतें नागवार गुजरने लगीं। संजय ने चंपा से साफ कह दिया कि वह पापा के कमरे में ज्यादा न जाया करे। चंपा को नौकरी करनी थी, इसलिए उसने संजय की बात मानते हुए उनके कमरे में आना जाना कम कर दिया। मदन मोहन को इस बात का पता नहीं था कि चंपा को उनके कमरे में आने के लिए रोक दिया गया है। जब मदन मोहन को महसूस हुआ कि चंपा उनसे दूर रहने लगी है तो एक दिन उन्होंने उससे पूछ लिया। तब चंपा ने बताया, आपके बेटे और बहुओं की नाराजगी की वजह से मैंने यह दूरी बनाई है। चंपा की बात सुनकर मदन मोहन वर्मा को अपने परिवार वालों पर गुस्सा बहुत आया। वह अपने घर वालों के प्रति और कठोर हो गए। करीब 1 साल पहले जब वह रिटायर हुए तो उन्होंने घर में यह कहकर सबको चौंका दिया कि अब वह उन लोगों से अलग अकेले ही रहेंगे। उन्होंने भजनपुरा में किराए पर कमरा ले भी लिया। रिटायरमेंट के बाद उन्हें करीब 20 लाख रुपए मिले थे। इसमें से उन्होंने अपने बेटों को कुछ भी नहीं दिया, जबकि तीनों बेटों और बहुओं को उम्मीद थी कि ससुर के रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिलेंगे उसमें से कुछ उन्हें भी मिलेंगे। मदन मोहन का तुगलकी फैसला सुनकर बेटों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, पर उनके दिमाग में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। दरअसल उनके दिमाग में चंपा का यौवन मचल रहा था। अब वह अपनी बाकी की जिंदगी चंपा के साथ गुजारना चाहते थे। चंपा की खातिर उन्होंने खून के सभी रिश्ते नातों को दूर कर दिया। इस उम्र में मदन मोहन के इस फैसले से उनके बेटों की कितनी बदनामी होगी, इस बात की भी उन्हें परवाह नहीं थी। उन्होंने किसी की एक नहीं सुनी और बेटों का साथ छोड़कर सी ब्लॉक में कमरा लेकर अकेले रहने लगे। अब चंपा रोज सुबह मदन मोहन के कमरे पर आती और सारा दिन वहां का काम निपटाकर शाम को घर जाती थी। कुछ दिनों तक तो ऐसे ही चला,
पर जब वह रात में भी वह मदन मोहन के कमरे में रुकने लगी तो आस पड़ोस के लोगों के बीच उनके रिश्तों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं होने लगीं। कुछ लोगों ने उसके पति कल्लन को भी उसकी हरकतों की जानकारी दी, पर कल्लन को तो पहले से ही सब कुछ पता था, इसलिए उसने लोगों की बातों को अनसुना कर दिया। इस तरह चंपा और मदन मोहन मौज मस्ती करते रहे। धीरे धीरे चंपा के पड़ोसियों को भी पता चल गया कि चंपा ने किसी बुढ़े को फांस लिया है। इसके बाद चंपा और मदन मोहन की चर्चा चंपा के मोहल्ले में होने लगी। चंपा का बेटा प्रेमनाथ 21 साल का हो चुका था। वह अब कोई बच्चा नहीं था जो मोहल्ले के लोगों की बातों को न समझता। कोई कोई तो उसे यह तक कह देता कि तेरे 2 से 2 बाप हैं। प्रेमनाथ कुछ करता धरता नहीं था, साथियों के साथ गांजा और कई अन्य नशे करता था। वह अपनी मां के मदन मोहन का प्यार होने के ताने सुन सुनकर परेशान रहने लगा था। धीरे धीरे बात बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। एक दिन तो एक दोस्त ने उस पर तंज कसते हुए कहा, अरे तुझे काम धंधे की क्या चिंता है, तेरे तो 2 से 2 बाप हैं, तुझे भला किस बात की कमी है। दोस्त की यह बात प्रेमनाथ के कलेजे में नश्तर की तरह चुभी। जवानी का खून उबाल मारने लगा। उसने अपने एक नाबालिग दोस्त सुमित बदला हुआ नाम को अपना सारा दर्द बताते हुए कहा, सारे फसाद की जड़ बुढ़ा मदन मोहन वर्मा है, उसी के कारण लोग मुझे ताना देते हैं। अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं आज ही उसे ठिकाने लगा दूं। इस उम्र की दोस्ती बड़ी खतरनाक होती है। दोस्त का दुख अपना दुख होता है। प्रेमनाथ की बात सुनकर सुमित उसका साथ देने को तैयार हो गया। वह सोने की तैयारी में थे। वह प्रेमनाथ को जानते थे क्योंकि 2 से 3 बार वह मां के साथ उनके कमरे पर आ चुका था। इतनी रात को प्रेमनाथ को अपने कमरे के बाहर देखकर मदन मोहन कांप उठे। हिम्मत जुटाकर उन्होंने उसे बाहर जाने के लिए को कहा, लेकिन प्रेमनाथ और सुमित ने 61 साल के मदन मोहन को संभलने का मौका दिए बगैर साथ लाया। अंगोछा उसकी गर्दन में लपेटकर दोनों ने पूरी ताकत से कस दिया। मदन मोहन ने बचने के लिए हाथ पांव मारे, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम रही। कुछ ही देर में उनकी मौत हो गई। वह जीवित न बच जाएं, इसलिए प्रेमनाथ ने वहां पड़ा डंडा उठाकर उनके सिर पर मारा, जिससे सिर से खून बहने लगा। इतना करने के बाद उन्होंने लाश को कमरे में रखे एक कार्टून में बंद करके उसे दीवान के बॉक्स में रख दिया और बाहर आ गए। प्रेमनाथ ने दरवाजे में ताला लगाया और नीचे उतरकर दोनों फरार हो गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में।